आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम होगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे। इससे पहले अपन देखें कि अपन ने प्रबोधन काल, पुनर्जागरण काल, समाजवाद का विकास, पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ और अमेरिकी क्रांति, इन टॉपिकों को अपन ने विस्तार पूर्वक समझा। और इसके पश्चात जो अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति होने के पीछे कारण क्या है। यानी जितने भी औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो पॉइंट्स है उनको अपन विस्तार पूर्वक समझने की क्या करेंगे, कोशिश से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अपन औद्योगिक क्रांति को। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत अपन इसका देखें सबसे पहले अर्थ, यानी अर्थ की बात करें अपन, ठीक। दूसरा अगर अपन पॉइंट लिखें तो अपन इसके कारण देखें कि कारण क्या हुआ करते थे। तीसरा पॉइंट अपन अगर इसका देखें तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में सर्वप्रथम क्यों हुई, इंग्लैंड में इसकी शुरुआत क्यों। अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत अपन देखें कि इसके प्रभाव क्या हुए। प्रभावों के बाद में अगर चर्चा करें तो किन किन देशों में इसका विकास हुआ, किन देशों में इसका विकास हुआ। इन टॉपिकों को अपन क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन देखो सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं कि अर्थ कैसा है इसका। पहले दुनिया के अंतर्गत, चाहे वो भारत हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई अन्य राष्ट्र हो, उत्पादन करने का एकमात्र जो तरीका था वो हस्तशिल्प उद्योग हुआ करता था। यानी हस्तशिल्प उद्योग, इसके माध्यम से जो लोगों की आवश्यकताएं हुआ करती थी, मूलभूत आवश्यकताएं थी, जैसे कपड़ा है और अन्य जो जितने भी चीज़ें मनुष्य अपने दैनिक उपयोग में लेता है, उन चीज़ों का जो विकास और जो उत्पादन होता था वो मानव क्या करता था, अपने हाथों से बनाता था। हस्तशिल्प उद्योग उस टाइम पे विकसित था। यहाँ पे दूसरी चीज़ अपन एक और देखें तो यहाँ पे लघु और कुटीर उद्योगों का विकास भी था। यानी छोटे छोटे उद्योगों का ज़्यादा अत्यधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाना। विश्व के अंतर्गत, चाहे विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, उससे लेकर और भारत तक हर क्षेत्र के अंतर्गत छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे। यानी हस्तशिल्प उद्योग अपन उसको बोल सकते हैं, या फिर लघु या कुटीर उद्योग बोल सकते हैं। यानी वे उद्योग जो छोटे हो, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो, ज़्यादा उत्पादन वो कर नहीं सके। अब औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत ऐसा क्या हुआ कि अपन इसको औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे समझे कि औद्योगिक क्रांति का मतलब ये था कि जो उत्पादन प्रणाली थी, उत्पादन प्रणाली पहले कौन सी थी, हस्तशिल्प, यानी हाथों से उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाना, वो ही एक प्रणाली हुआ करती थी जिसके माध्यम से क्या किया जाता था, लोग अपने जो ज़रूरतें हुआ करते थे उनको क्या करते थे, पूरी करते थे। अब औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या होगा कि उत्पादन जो प्रणाली है, उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन होगा। यानी जो हस्तशिल्प उद्योग है उनका अब महत्व धीरे धीरे कम होएगा और उत्पादन जो किया जाएगा वो उत्पादन करने की जो प्रणाली अब विकसित होगी उसका नाम होगा मशीन। यानी मशीनों के माध्यम से अब उत्पादन किया जाएगा। तो हस्तशिल्प उद्योग जो है उनका अब महत्व कम होगा। क्यों?
क्योंकि हस्तशिल्प उद्योग जो थे वो अत्यधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाते थे, यानी उनका जो उत्पादन होता था वो क्या था, कम था। अब जब मशीनों का विकास हुआ, मशीन ने जब अपनी विकसित अवस्था में पहुंचने लगी, प्रबोधन काल पुनर्जागरण काल के अंदर अपन ने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की खोजें जब हुई, उनके बाद में विभिन्न प्रकार की तमाम मशीनों का जब आविष्कार हुआ, तो अब देखो जो उत्पादन प्रणाली थी उसमें परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन कैसे हुआ। मशीनों का जब विकास हुआ तो उत्पादन भी क्या होगा, ज्यादा, और जब ज्यादा उत्पादन होगा तो उत्पादन प्रणाली अपने आप ही क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अब अपन ध्यान रखें यहाँ पे कि जब ये मशीनें हैं, इन मशीनों को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़े, ऊर्जा की जरूरत पड़े, यानी संचालित करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि न मानव को चलाने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत पड़े, मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो पेट्रोलियम और जो गैस है उनके माध्यम से जो बिजली का उत्पादन किया जाने लगा ताकि मशीनों को क्या किया जा सके, चलाया जा सके। अब औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत क्या होगा, श्रम का विभाजन, क्योंकि मशीनें आ चुकी है, मशीनों के लिए अच्छे कारीगरों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ऐसा नहीं है कि ना हर एक व्यक्ति मशीनों को संचालित कर सकता है, हर एक व्यक्ति मशीनों को चला सकता है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे मशीनों का जब युग आना स्टार्ट हुआ तो अब क्या हो रहा है, श्रम का विभाजन, यानी श्रम अलग अलग भागों में बढ़ चुका है। ठीक, जब श्रम का विभाजन यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे एक श्रमिक वर्ग का उदय होगा और एक पूंजीपति वर्ग का उदय होगा। तो श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्गों का यहाँ पे महत्व बढ़ जाएगा। औद्योगिक क्रांति का अगर अपन अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होने वाला है कि औद्योगिक क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि इसके तहत उत्पादन की प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन हस्तशिल्प उद्योग की वजह से न होकर मशीनी युग की वजह से हुआ, जिसके अंतर्गत ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी और श्रम का विभाजन हुआ, जिसमें एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग का यहाँ पे क्या हुआ, उदय हुआ। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा संक्षेप के अंतर्गत अपनी लैंग्वेज के अंतर्गत इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। औद्योगिक क्रांति का अपन संक्षेप में अर्थ इतना निकालें कि इसका मतलब ये होगा कि उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होना, और वो उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि मशीनों का विकास हो रहा है। अब ये मशीनें यहाँ पे कैसे आ गई, इनका उत्पादन किस प्रकार से बढ़ गया, इनको अपन किसके अंतर्गत अपन विस्तार से चर्चा करें, इन कारणों के अंतर्गत अपन चर्चा करें। तो अपन जो अगला टॉपिक अपन पढ़े तो उस टॉपिक के अंतर्गत अपन देखें कि कारण कैसे हों। तो कारणों को अपन समझें विस्तार से कि कारण कौन कौन से थे जिसकी वजह से ये औद्योगिक क्रांति बढ़ी। देखो सबसे पहले अपन कारणों की चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत अपन सबसे पहले कारण अपन पढ़े हैं तो इसका कारण ये था पुनर्जागरण काल। कौन सा काल, पुनर्जागरण काल। ठीक, पुनर्जागरण व प्रबोधन। देखो मैंने बताया था कि पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनों का, विभिन्न वैज्ञानिक खोजों का, विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों का क्या हुआ था, विकास उस समय हुआ था। नवीन विचारधारा का विकास हुआ था। मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित अवस्था में प्रबोधन काल के अंतर्गत पहुंच चुका था। धार्मिक जो अंधविश्वास था उसका महत्व धीरे धीरे क्या होता गया था, कम होता गया था। ये अपन ने प्रबोधन काल के अंतर्गत देखा था। अब जब वैज्ञानिक खोजें और वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे तो इसके पीछे कारण ये हुआ कि पुनर्जागरण और प्रबोधन काल के अंतर्गत जो महान विद्वान हुआ करते थे उनको अपन महत्वपूर्ण मानते हैं कि इनकी वजह से
यहाँ पे वैज्ञानिक विकास को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानने लगा, और उसके अंतर्गत जो मानवतावादी दृष्टिकोण था वो केंद्र के अंतर्गत रखा गया। तो अब जब आप बताओ कि इस काल के अंतर्गत जब मशीनों का विकास हुआ, पुनर्जागरण और प्रबोधन काल के अंतर्गत, तो उसका प्रयोग अत्यधिक उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत किया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, उत्पादन हो सके। तो अपने पहला कारण देखा कि पहला कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत की पुनर्जागरण और प्रबोधन काल, इसकी वजह से औद्योगिक क्रांति अपने मार्ग पे चलती हुई दिखाई देगी कि यहाँ से स्टार्ट होगा कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ, उसके पीछे कारण क्या था। पहला कारण क्या है, पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल। दूसरा कारण अपन देखें तो उसका दूसरा क्या था, व्यावसायिक क्रांति। व्यावसायिक क्रांति का मतलब यह था कि जब मशीनों का विकास हुआ तो मशीनों के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं थी वो लोग क्या करने लगे, उसको अपना व्यवसाय बनाने लगे, और उस व्यवसाय को किस क्षेत्र के अंतर्गत कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, व्यापार के अंतर्गत। यानी व्यापार विकसित अवस्था में पहुंच गया। किसकी वजह से, अब ज्यादा जब उत्पादन होगा तो उसको बेचना भी पड़ेगा, जब बेचना पड़ेगा तो लोगों में व्यावसायिक क्रांति, यानी लोगों ने उस कार्य को अपना व्यवसाय बनाया और व्यापारिक गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने लगे। तो औद्योगिक क्रांति, देखो उद्योग तो पहले भी थे लेकिन अब औद्योगिक क्रांति हो रही है, यानी उद्योगों के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। उनकी जो उत्पादन प्रणाली की जो क्षमता हुआ करती थी, जो उत्पादन करने की क्षमता थी, वो कम न होकर अब बढ़ रही है। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या है, व्यावसायिक क्रांति। अगर अपन तीसरे पॉइंट की बात यहां पे करें तो वो थी जनसंख्या वृद्धि। अब यहां पे देखना कि अगर एक परिवार के अंतर्गत लोग कम हैं तब तो वस्तुओं की आवश्यकता भी कम पड़ेगी, लेकिन अगर एक परिवार के अंतर्गत ज़्यादा लोग हैं तो वस्तुओं की हर एक चीज़ की आवश्यकता क्या पड़ेगी, ज़्यादा। तो जब आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए स्रोत भी तो होना चाहिए। तो अब लोगों की जब आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो आवश्यकताएं जब बढ़ने लगी तो उत्पादन भी तो करना पड़ेगा। तो और वो उत्पादन उस मशीनों के द्वारा किया जाने लगा, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाने लगा, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी। अगर अपन नेक्स्ट कारण की बात करें तो उसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है फ्रांसीसी क्रांति। और इस फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत जो भावना विकसित हुई वो राष्ट्रवादी भावना को क्या मिला, बल मिलने लगा। अब यहाँ पे देखना कि राष्ट्रवादी जो भावना है, फ्रांसीसी क्रांति जो है, उसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी वाली जो भावनाएं विकसित अवस्था के अंतर्गत पहुंचने लगी और लोग अपने अधिकारों से संबंधित जब जानकारी हासिल करने लगे तो अब उनको धीरे धीरे जो धार्मिक अंधविश्वास वाली जो चीज हुआ करते थे उनके ऊपर विश्वास कम हुआ, और मानवतावादी दृष्टिकोण को जब केंद्र में रखा तो उनको अपने स्वास्थ्य को, अपने दैनिक दिनचर्या को अच्छा जीवन यापन करने के लिए अच्छी वस्तुओं की आवश्यकताएं पड़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी। यानी औद्योगिक जो क्रांति हुआ करती थी वो धीरे धीरे अपने रास्ते पे काफ़ी तेज दौड़ने लगी थी, और वो एक क्रांति के माध्यम से अपन उसको क्या करने लगे, जानने लगे। तो इन कारणों की अपन ने चर्चा की, यानी प्रबोधन और पुनर्जागरण काल की वजह से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, जो व्यावसायिक क्रांति थी उसकी वजह से इसको बढ़ावा मिला। जनसंख्या वृद्धि जब हुई, लोगों की जब आवश्यकताएं बढ़ी, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उत्पादन में क्या करना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा।
यहाँ पे अपन थोड़ा सा कारण फ्रांसीसी क्रांति को और उसकी राष्ट्रवादी जो भावना थी उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। कारण अपन देखने के बाद में, अर्थ इसका देखने के बाद में, अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट अपन पॉइंट की बात करें तो वो है कि इस औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत विश्व के अंतर्गत तो काफी देश थे, काफी राष्ट्र हुआ करते थे, लेकिन इंग्लैंड के अंतर्गत ही इसकी शुरुआत क्यों हुई? तो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत होने के पीछे जो कारण था, अपन उन कारणों का विस्तार पूर्वक अगर विश्लेषण करें, इंग्लैंड में क्यों, इंग्लैंड में ही क्यों, तो देखो अपन इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत होने के पीछे जो कारण थे, अपन उन कारणों को अपन विस्तार पूर्वक यहाँ पे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का जो महत्वपूर्ण कारण था वो यह था कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति ये काफी सही है। सही का मतलब अपन इसको यहां से ऐसे समझे कि इंग्लैंड जो है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। अब देखना यहाँ पे चारों तरफ से समुद्र, यानी जैसे मान लो कि अपन यहाँ पे ये इंग्लैंड मानते हैं कि ये इंग्लैंड का नक्शा अपन ले लिया और इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र है। अब समुद्र है तो अपन को पता है कि जल सेना, समुद्र है तो इसका जो नेक्स्ट परिणाम निकलेगा तो नौसेना को विकसित करना पड़ेगा, यानी इसकी नौसेना जो होगी वो क्या होगी, सक्षम होगी। और जब नौसेना सक्षम होगी तो नौसेना सक्षम होने का जो कारण है वो कारण ये है, नौसेना सक्षम कब होगी, नौसेना सक्षम तभी होगी जब इसके पास में अच्छे जहाज होंगे, नौसैनिक अच्छे जहाज होंगे। और जहाज कब होंगे, जहाज तभी होंगे तब इसके पास में क्या होगा, अच्छे उद्योग होंगे। तो समुद्र होने की वजह से एक विकसित नौसेना का विकास हुआ और नौसेना के लिए इनको जहाज़ों की ज़रूरत पड़ी, और जब जहाज़ों की इनको ज़रूरत पड़ी तो जहाज उद्योगों की ज़रूरत पड़ी, और जब उद्योगों का धीरे धीरे विकास हुआ तो नौ परिवहन की भी यहाँ पे धीरे धीरे क्या पड़ने लगी, ज़रूरत पड़ने लगी। दूसरी कंडीशन, इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के अंतर्गत उच्च क्वालिटी का यहाँ पे क्या मिल जाता है, कोयला, कोयला यहाँ पे मिलता है, प्लस यहाँ पे लोहा। अब देखना यहाँ पे कि लोहा और कोयला दोनों यहाँ पे अवेलेबल है, अगर उपलब्ध है तो कोयला जो है उसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को विकसित कर सकते हैं। और जो अपना ये लोहा है तो इनके माध्यम से अपन मशीनों का विकास कर सकते हैं। जब ये दोनों अवस्थाएं एक जगह पे मौजूद हो तो जहाज उद्योग विकसित करने में ज़्यादा आसानी होगी। इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरने या घिरा होने के जो अपन दूसरा अगर अपन उसका परिणाम निकालें, दूसरा अगर उसका अपन लाभ देखें तो लाभ ये है कि उसकी नम जलवायु है, नम जलवायु। जब उसकी नम जलवायु है तो अब यहाँ पे देखना कि इसके माध्यम से जो यहाँ पे वस्त्र उद्योग होगा, वस्त्र उद्योग आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के अंतर्गत भी बड़े बड़े वस्त्र उद्योग है वो समुद्र तटीय जो शहर है उनके अंतर्गत ज्यादा विकसित है। उसके पीछे कारण ये है कि वस्त्र उद्योग के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, नम जलवायु ज्यादा ठीक और सटीक रहती है। तो जब नम जलवायु है तो वहां पे वस्त्र उद्योग अपनी विकसित अवस्था के अंतर्गत होगा। अब दूसरा अगर अपन कारण देखें, इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो अब अपन देखें कि
किसी भी प्रकार का वहां पे स्थल नहीं है, यानी स्थलीय सीमा इंग्लैंड के अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से नहीं लगती। देखना, यानी जब चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है तो स्थलीय सीमा किसी भी प्रकार की इंग्लैंड से नहीं लगती। अब इसका इंग्लैंड को फायदा ये हुआ कि वो अनावश्यक युद्धों से बचा रहा। इंग्लैंड को किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध नहीं करना पड़ा, और जब किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करना पड़ा तो वो शांति पूर्वक अपना कार्य करता रहा, शांति पूर्वक, यानी किसी भी प्रकार को उसको आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ? इंग्लैंड को। अपनी इस चीज को समझे, यानी युद्ध की वजह से जो राष्ट्र होता है उसको सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। इंग्लैंड के साथ में किसी प्रकार की कोई स्थलीय सीमा नहीं थी, और जब उसके साथ में किसी प्रकार की स्थलीय सीमा नहीं थी तो वो अनावश्यक युद्धों से क्या रहा? हमेशा से ही बचा रहा। तो अपन इस चीज को समझे कि इंग्लैंड जो है उसकी भौगोलिक स्थिति उसको एक औद्योगिक विकास सर्वप्रथम करने के लिए क्या बना देती है? लायक बना देती है, और उसकी वजह से वो इंग्लैंड अपना औद्योगिक विकास करने में क्या रहता है? सफल रहता है। यह तो अपन ने उसकी भौगोलिक अवस्थिति देखी कि उसकी भौगोलिक अवस्थिति जब सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि की थी, उसकी वजह से उसने क्या कर लिया? अपना औद्योगिक विकास सर्वप्रथम कर लिया। ठीक, अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक या जो नेक्स्ट पॉइंट अपना है वो क्या है। इंग्लैंड जो था उसकी राजनीतिक स्थिति बहुत ही सराहनीय थी, राजनीतिक दशा। अब देखते हैं कि इस राजनीतिक दशा को अपन कैसे समझें। इंग्लैंड के अंतर्गत क्या था? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र यानी वहां पे शासन राजा का तो था, लेकिन शासन कैसा था? संवैधानिक, यानी कानून व्यवस्था इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ थी, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति वहां का किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता था। किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर रहा है? विरोध नहीं कर रहा है। संवैधानिक राजतंत्र है। दूसरी कंडीशन यहां पे क्या हुई? जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के नागरिकों को जितने उनके अधिकार हैं वो अधिकार प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके क्या है? अधिकार प्राप्त है। जनता का शासन है वहां पे, यानी संसदीय शासन प्रणाली वहां पे है। कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। अब जब संसदीय शासन प्रणाली है, जनता का वहां पे प्रतिनिधित्व है, तो जनता विरोध क्यों करे? जनता को अपने अधिकार भी मिल रहे हैं, जनता का वहां पे प्रतिनिधित्व भी है, जनता की वहां पे बातें भी सुनी जा रही है, जनता को हर क्षेत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता का व्यवहार किया जा रहा है, तो जनता किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करेगी, सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं करेगी। अब जब सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, तो वहां की जो सरकार है वो अपना ध्यान व्यापारिक कार्यों में ज्यादा लगाएंगे, यानी व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत वो अपना ध्यान लगाने के लिए उद्योगों को अपना महत्वपूर्ण केंद्र मानेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो कि इंग्लैंड में ही राजनीतिक दशा अच्छी क्यों है? जैसे मान लो कि भौगोलिक अवस्थिति तो वो प्राकृतिक या प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन राजनीतिक दशा तो यूरोपीय राष्ट्रों में भी अच्छी हो सकती है। तो यूरोपीय राष्ट्र जो थे, यानी इंग्लैंड को छोड़ने के अलावा, अपन इंग्लैंड की बात न करें तो अन्य जो राष्ट्र हुआ करते थे, उन अन्य राष्ट्रों के अंतर्गत जो राजनीतिक दशा हुआ करती थी वो काफी ठीक नहीं थी। यानी वहां पे क्या था? निरंकुश शासन था, जनता का कोई अधिकार नहीं, जनता के किसी भी अधिकारों की कोई बात नहीं, जनता की न सुनना। तो वहां पे जनता हमेशा से ही विद्रोह पे उतारू रहती थी।
यूरोप के जो अन्य राष्ट्र थे वहां पे निरंकुश राजतंत्र था, सामंतवादी शासन व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे हुआ करती थी, जनता का शोषण अत्यधिक मात्रा में किया जाता था, धार्मिक जो अंधविश्वास हुआ करते थे वो केंद्र में थे, न कि आर्थिक लाभ। किसी भी प्रकार का कोई उनको आविष्कार से कोई मतलब नहीं था, किसी भी कोई उद्योग हो उनसे कोई मतलब नहीं था, यानी राजा की इच्छा ही सर्वोच्च कानून है, वो ये मानते थे। तो जनता हमेशा अपने शोषण के कारण वहां पे क्या करती रहती थी, विद्रोह करती रहती थी, जिसकी वजह से वहां पे किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, यानी औद्योगिक विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर जनता विरोध कर रही है बार बार, तो सरकार भी क्या कर रही है, अपना ध्यान किसके ऊपर लगा रही है, उस जनता के विद्रोह को दबाने के लिए। और जनता जो है वो आपको पता है कि जैसे भारत के अंतर्गत किस प्रकार का विद्रोह होता है, ट्रेन फूंक दी जाती है, जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनको फूंक दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब विद्रोह होगा, जब विरोध जब सरकार के खिलाफ जनता करेगी, तो वहां पे ज्यादा विकास नहीं होगा। इंग्लैंड में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। अब अपन ने राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया, क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ होती है और इंग्लैंड के अंतर्गत राजनीतिक स्थिरता भी थी, यानी अस्थिर शासन नहीं था। आगे अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंग्लैंड के अंतर्गत कृषि क्रांति अच्छी थी। देखो कृषि क्रांति, अब यहां पे क्या हुआ कि कृषि क्रांति जो थी इसके अंतर्गत अपन देखें कि ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े कृषि फार्मों का विकास हुआ, यानी बड़े बड़े कृषि फार्मों का जब ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ तो बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता पड़ी, यानी खेत को जोतने के लिए, फसल की कटाई के लिए। हर क्षेत्र के अंतर्गत कृषि में जितने भी उपकरण शामिल किए जाते हैं और जितने भी उपकरणों को अपन उपयोग में लाते हैं, उन उपयोगों की जब ज्यादा आवश्यकता पड़ने लगी तो मशीनी युग को क्या मिलने लगा, बढ़ावा मिलने लगा, यानी मशीनों का ज्यादा विकास होने लगा। फिर सीड ड्रिल, मतलब जो बीज हुआ करते थे, जो उन्नत किस्म के जो बीज हुआ करते थे, उन बड़े बड़े फार्म हाउसों के अंतर्गत बोने के लिए, जोतने के लिए सीड ड्रिल का विकास हुआ, यानी एक निश्चित दूरी के ऊपर वो बीज जाके गिरेंगे। जैसे अपन वर्तमान समय के अंदर ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे एक सीड ड्रिल मशीन का विकास हुआ, जो मशीन क्या करती थी, एक निश्चित दूरी पर क्या करती थी, बीज को डालती थी। बड़े बड़े कृषि फार्मों का विकास होने की वजह से वहां पे अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत नवीन जो रासायनिक उर्वरक हुआ करते हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, और जब उनका प्रयोग किया जाने लगा तो वहां पे अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत उद्योगों का विकास धीरे धीरे होने लगा। फिर अपन अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, कृषि क्रांति होने के बाद में इंग्लैंड के अंतर्गत जो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ लें वो क्या था, वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत देखो इंग्लैंड में काफी विकास हुआ वहां पे। जैसे अपन दो तीन के नाम लिखते हैं, अर्काइट, ये जो अर्काइट थे इन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया सूत काटने की, यानी वस्त्रों के अंतर्गत अच्छा ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया जिसका अर्काइट नाम का वैज्ञानिक था, जिसने सूत काटने की मशीन का विकास किया। ठीक, जो जॉन थे उसने फ्लाइंग स्टल का विकास किया, फ्लाइंग स्टल का विकास इन्होंने किया। ठीक, परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा विकास हो तो परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत जो सड़क हुआ करती थी उस सड़क के अंतर्गत पहले क्या थी, कच्ची सड़कों का निर्माण किया जाता था, लेकिन इंग्लैंड के अंतर्गत ज्यादा परिवहन भार लेकर जो वाहन थे वो अत्यधिक ज्यादा वजन लेकर उन सड़कों पे चल नहीं सकते थे। इसके लिए मजबूत कंक्रीट का विकास किया गया, और जब मजबूत सड़कों का विकास किया गया तो भारी भरकम वाहन वहां पे चलने लगे,
जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यातायात की जो सुविधा हुआ करती थी वो आसान हो चुकी थी ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सेफ्टी लैंप का विकास हुआ। अब सेफ्टी लैंप के माध्यम से जो कोयला की खदान हुआ करती थी वहां पे समय से पहले लोगों को पता नहीं चलता था कि यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, लेकिन जब सेफ्टी लैंप का विकास हुआ तो कोयला की जो खदान हुआ करती थी उसके अंतर्गत पहले ही वैज्ञानिकों को पता चल जाता था कि ये खदान अब इस टाइम पे धंसने वाली है, तो वो अपनी जान को बचा लेते थे। और जो कार्य जो हुआ करता था उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, यानी उत्पादन क्षमता जो हुआ करती थी वो धीरे धीरे इंग्लैंड के अंतर्गत विकसित अवस्था के अंतर्गत पहुंच चुकी थी। फिर अगर अपन आगे इंग्लैंड की बात करें वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत, तो इंग्लैंड में जो वैज्ञानिक हुआ करते थे वो राजनीतिक कार्यों से हमेशा ही फरतक रहे। ये भी इसका सबसे बड़ा कारण था। देखो अपन एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो इंग्लैंड के जितने भी वैज्ञानिक थे, कौन वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक राजनीतिक कार्यों से फरतक रहे। वैज्ञानिकों का एक ही काम था कि आपको क्या करना है, केवल और केवल आविष्कार करना है और ज्यादा से ज्यादा मशीनों का विकास किस प्रकार से किया जा सके, नवीन खोजों को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकते हो, आप वो काम करो। यानी आप राजनीतिक कार्यों से फरतक रहें। आपको जैसे एक एग्जांपल अपन दें कि भारत के जो महान वैज्ञानिक हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़े बड़े कार्य किए भारत के लिए। मिसाइल मैन उनको कहा जाता है, मिसाइल के अंतर्गत उन्होंने अच्छा योगदान अपना दिया एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो अपन उस चीज को समझे कि एपीजे अब्दुल कलाम जब अपना विकास कर रहे थे, वैज्ञानिक विकास कर रहे थे, तो उनको राजनीतिक पद दे दिया गया। यानी राजनीतिक पद उनको क्या दिया गया, राष्ट्रपति वाला पद दे दिया गया। तो उनकी जो वैज्ञानिक गतिविधियां हुआ करती थी, जो वैज्ञानिक कार्य थे, वो उनको तो छोड़ दिया उन्होंने, और जो राजनीतिक कार्य थे उनमें वो क्या हो गए, शामिल हो गए। तो ज्यादा विकास नहीं हुआ। तो अपन ध्यान रखें कि कोई भी राष्ट्र अगर उसका वैज्ञानिक राजनीतिक कार्य में अगर शामिल हो जाए तो वो उतना विकास नहीं कर पाता जितना वो एक के फरतक रहकर वो जितना ज्यादा विकास कर सके। तो अपन ने जो मेन मुख्य पॉइंट थे वो अपन ने देखे कि इंग्लैंड के अंतर्गत क्रांति होने औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम होने के पीछे कारण क्या था। वो भौगोलिक उसकी अवस्थिति बहुत अच्छी थी। राजनीतिक दशा अपन ने उसका वर्णन किया। कृषि क्रांति, वहां पे बड़े बड़े कृषि फार्मों का विकास हुआ। वैज्ञानिक क्रांति के अंतर्गत वहां पे जो अर्काइट था उसने सूत काटने की मशीन का विकास किया। जॉन नामक वैज्ञानिक ने फ्लाइंग शटल का विकास वहां पे किया। ठीक, जो परिवहन क्षेत्र हुआ करता था, परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी सड़कों का विकास हुआ और सेफ्टी लैंप का विकास हुआ, जिसकी वजह से जो कोयला की खदानें हुआ करती थी वहां पे ज्यादा समय तक और लंबे समय तक लोग क्या करने लगे, कार्य करने लगे, जिसकी वजह से वहां पे उत्पादन क्षमता को क्या किया जा सका, बढ़ाया जा सका। अपन ने अर्थ देखा, उसका कारण देखा, इसका इंग्लैंड में विकास देखा कि सर्वप्रथम क्यों हुआ। उसके बाद में अपन इसके देखते हैं प्रभाव इसके जो हुआ करते थे वो काफी क्षेत्रों के अंतर्गत पड़े और उन क्षेत्रों के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत इसके प्रभाव पड़े थे। तो अपन देखें उस प्रभावों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करें कि किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो अपनी औद्योगिक क्रांति थी उनका प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले अपन देखो चर्चा करते हैं इस प्रभाव का। प्रभाव देखें अपन आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में जो इसका प्रभाव रहा वो ये देखो, औद्योगिक क्रांति की वजह से आंतरिक व बाह्य जो व्यापार था वो बढ़ने लगा। यानी आंतरिक और बाह्य व्यापार क्या होने लगा, बढ़ने लगा। अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य जो व्यापार हुआ करता था
वो बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार सोच के देखें कि उत्पादन जब ज्यादा हो रहा है, तो उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो एक तो उत्पादन ज्यादा करना एक चैलेंज था, उस चैलेंज को स्वीकार किया और उस चैलेंज को काफी हद तक वो सफल भी रहे उस चैलेंज में। तो उत्पादन को अब बेचने की प्रवृत्ति विकसित करनी है। तो जब बेचने की प्रवृत्ति जब विकसित करनी है तो उसको किस प्रकार से बेचा जाए, ठीक है। तो अपन उसको क्या करें, धीरे धीरे उसको बेचने की कोशिश करें। तो इसका क्या हुआ कि आंतरिक व बाह्य व्यापार एक विकसित अवस्था में पहुंच चुका था, विकसित बन चुका था कि ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाने लगा है, आंतरिक और बाह्य व्यापार किया जाने लगा है। आर्थिक क्षेत्र में जो नेक्स्ट प्रभाव पड़ा, जो नेक्स्ट इफेक्ट पड़ा, वो ये था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास ज्यादा से ज्यादा होने लगा। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हुआ करती थी उनका विकास क्या होने लगा, ज्यादा से ज्यादा होने लगा। अपने क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा देने लगी। कौन? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने क्षेत्र के अंतर्गत नवीन आविष्कार करने लगी, नवीन क्षेत्रों के अंतर्गत वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगी। फिर अगर अपन आगे बात करें आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो अपन देखें कि जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे उनका क्या होने लगा, पतन। यानी अभी अपन स्टार्टिंग के अंदर जब अपन उसका अर्थ देख रहे थे तो अपन ये समझ रहे थे कि लघु कुटीर उद्योगों का अपना स्थान प्राचीन समय के अंतर्गत था। जब मशीनी युग स्टार्ट हुआ तो उनका महत्व धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अब आप देखो कि लघु और कुटीर उद्योग जब पतन की अवस्था के रूप में पहुंचे तो यहां पे एक परिणाम निकल के आएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति क्या कर रहा था, काम कर रहा था। जब ये व्यक्ति धीरे धीरे यहां पे काम कर रहा था लघु और कुटीर उद्योगों में, तो उसकी रोजी रोटी चल रही थी। अब वो रोजी रोटी वो क्या हो गई, छीन गई। अब वो जब रोजी रोटी छीन गई तो यहां पे अपन देखें बेरोजगारी बढ़ने लगी। आर्थिक प्रभाव था इसका, बेरोजगारी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। यानी बेरोजगारी का जो पैमाना था, जो स्तर था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि इन लघु और कुटीर उद्योगों में जितने भी कर्मचारी काम करने वाले थे वो सब के सब सारे के सारे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट जो प्रभाव पड़ा, अब देखो जैसे मान लो कि अभी वर्तमान समय में कोविड-19 चल रहा है, जो महामारी चल रही है, उसका प्रभाव एक क्षेत्र पे न होकर वैश्विक प्रभाव है। तो जो व्यापार उस समय किया जाता था वो आंतरिक व्यापार न होकर ज्यादा से ज्यादा कौन सा व्यापार किया जाता था, बाह्य व्यापार किया जाता था। अब जब बाह्य व्यापार किया जाता तो आप सोच के देखो कि अगर इंग्लैंड के अंतर्गत उत्पादन कम हो रहा है तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है, उसका प्रभाव एशिया के अंतर्गत जो अन्य राष्ट्र उन पे भी पड़ रहा है, अफ्रीका में भी पड़ रहा है, अमेरिका के अंतर्गत भी उनका प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण को ज्यादा प्रभाव बढ़ावा मिला था उस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा व्यापार होने लगा था। तो अपन देखें कि इसका जो प्रभाव होगा, अगर प्रभाव वैश्विक है तो वो एक क्षेत्र पे आर्थिक प्रभाव नहीं डालेगा, यानी हर क्षेत्र पे आर्थिक प्रभाव क्या करेगा, अपना डालेगा। तो अपन इस चीज को ध्यान में रखें कि जो औद्योगिक क्रांति थी उसका आर्थिक प्रभाव ये था कि आंतरिक और जो अपना ये था बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ, लघु एवं कुटीर उद्योगों को पतन का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ने लगी और वैश्विक जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा। अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो है राजनीतिक प्रभाव, यानी राजनीतिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। तो अपन देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें राजनीतिक प्रभाव।
राजनीतिक प्रभाव। इसके अंतर्गत देखें कि इसके अंतर्गत क्या हुआ कि मध्यम वर्ग का विकास हुआ, मध्यम वर्ग का विकास। अब ये देखो मध्यम वर्ग जो था वो अब राजनीति में सक्रिय हो गया। पहले राजनीति में सक्रिय कौन हुआ करते थे? राजा महाराजा सक्रिय हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सक्रिय कौन हो रहा है? ये मध्यम वर्ग सक्रिय हो रहा है। अब मध्य वर्ग जब सक्रिय हो रहा है तो धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकसित होगी, यानी जनता का शासन होगा। तो राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बढ़ने लगी, यानी जनता को जब अपने अधिकारों का पता चला तो उन्होंने सोचा कि हमारा ही शासन हो जाए। तो जनता का शासन यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। फिर राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो श्रमिक हुआ करते थे, पहले क्या हुआ करता था कि श्रमिक जो हुआ करते थे उनको केवल और केवल दास बनाकर रखा जाता था। अब राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिकों की भी धीरे धीरे क्या बढ़ने लगी? भूमिका बढ़ने लगी। फिर अपन आगे बात करें, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हुई। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। क्यों? क्योंकि लोगों को अब पैसों की जरूरत थी और वो पैसों की जरूरत आसानी से पूरी हो रही थी। और जब धीरे धीरे पैसों की जरूरत आसानी से पूरी हो रही थी, अपन यहाँ पे समझें कि लोग डिमांड करने लगे। किससे? राज्य से। राज्य से ये डिमांड करने लगे कि हमारा स्वास्थ्य के प्रति आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हो, एक अच्छी कानून व्यवस्था का आप किस प्रकार से निर्माण कर रहे हो, पेयजल की किस प्रकार से आपके पास में सुविधा है। अब यहाँ पे देखना कि कल्याणकारी राज्य के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा, हड़तालें की जाने लगी, आंदोलन किया जाने लगा कि अगर आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं करोगे, अगर आप हमारे स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहोगे तो हम क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। इस कल्याणकारी राज्य की भावना के अंतर्गत यह रखा गया कि आप श्रमिकों को कितना महत्व देते हो, श्रमिकों का आप कितना ध्यान रखते हो। फिर आगे जो नेक्स्ट इसमें निकल के आया वो ये था कि राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप हमारा बीमा, यानी मानव के अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप कितना हमारा बीमा करोगे। चिकित्सा आपकी किस प्रकार की है, आपका प्रशासन किस प्रकार का है, ठीक है, आपकी न्यायपालिका किस प्रकार की है। आप न्यायपालिका के अंतर्गत किसी प्रकार का दबाव नहीं डालोगे। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। फिर यहां पे देखना कि इसके बाद में जो नेक्स्ट अपन देखें, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की अवधारणा बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में पैसे आ गए और अपनी निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए किसकी जरूरत चाहिए? राष्ट्र की जरूरत चाहिए। और आपको पता है कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का क्या करेगा? आयात करेगा और निर्यात करेगा। तो आपको क्या पता कि अपन ध्यान ये रखें कि जो राष्ट्र, जो इंग्लैंड है, जो अपना उत्पादन ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक उत्पादन कर रहा है, वो क्या पता कि एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के अंतर्गत अपना सामान बेच पाए या नहीं बेच पाए। तो उसने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया? उपनिवेश, यानी राष्ट्रों को गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया और वहां पे जबरदस्ती अपने सामानों को क्या करना शुरू कर दिया? निर्यात करना शुरू कर दिया। तो इस चीज को अपन क्या करना है? समझना है। अब जब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की अवधारणा विकसित हुई, जब ये बढ़ने लगी, तो इसका जो परिणाम हुआ वो हुआ प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। ये बढ़ गया। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को अपन यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत समझ सकते हैं, क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादों को लेकर अपने राष्ट्रों के अंतर्गत क्या होने लगी? टकराट होने लगी। और वो टकराट धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। अपन ने आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत इसका देखा
और राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत अपन ने देखा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो कौन सा है, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में। ठीक है जी। अब यहां पे अपन देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ। जो लोग थे उन लोगों का धीरे धीरे जो दैनिक दिनचर्या थी वो परिवर्तित होने लगी। यानी जो मानव था वो नैतिक आचरण कम करने लगा और मशीनीकृत होता गया, मशीनीकृत बन गया वो। यानी समाज के अंतर्गत उसका अलगाव बढ़ता गया। जो मानवीय संबंध थे वो धीरे धीरे क्या पड़ते गए, कमजोर पड़ते गए। फिर जो इसका अगला नेक्स्ट परिणाम निकला वो ये निकला कि मानव ज्यादातर अपना समय मशीनों के साथ में गुजारने लगा। कारखाना जब पद्धति का विकास हुआ तो मानव जब रात को वापस लौटता दिन में काम करके, तो उसके अंतर्गत नशा प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वो नशा करने लगा। मनोरंजन करने के लिए उसको मनोरंजन से संबंधित जो उपकरण है वो चाहिए। तो रेडियो और जो टेलीविजन है, जो फिल्में हैं, उनका धीरे धीरे क्या होने लगा, आविष्कार होने लगा, उनका धीरे धीरे विकास होने लगा। जीवन उपयोगी औषधियों का विकास हुआ। यानी जीवन से संबंधित, पहले व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो क्या होता था कि मानव मर ही जाता था, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं था। तो जीवन उपयोगी जब दवाइयों का निर्माण होने लगा तो मानव का जीवन बचने लगा, तो मृत्यु दर कम हुई। देखना यहाँ पे जब अच्छी दवाइयों का विकास हो रहा है तो क्या होगा, मृत्यु दर क्या होगी, कम होगी। यानी मृत्यु दर अपना स्तर एकदम से नवीन कर चुकी थी। संयुक्त जो परिवार हुआ करते थे वो टूटने लगे और एकल परिवार बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हुआ करते थे वो अपने परिवार को छोड़कर कहाँ पे जाने लगे, शहरों के अंतर्गत। और शहरों के अंतर्गत क्यों? क्योंकि रोजगार की तलाश में वो रोजगार करने लगे। शहरीकरण को बढ़ावा मिला, यानी धीरे धीरे शहरीकरण अपनी विकसित अवस्था में पहुंचता गया। एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। अब कारखानों के अंतर्गत श्रम की जब आवश्यकता पड़ी तो वहां पे बाल श्रम, अब देखो एक श्रम बाल श्रम भी है, वो कानूनी अपराध है बाल श्रम करना, तो उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे क्या करने लगी, बढ़ने लगी। फिर मलिन बस्तियों का निर्माण हुआ। ये जो मलिन बस्तियां हैं इनका धीरे धीरे क्या होने लगा, विकास होने लगा। फिर दूसरी चीज जो हुआ करती थी, यानी जो मानव हुआ करता है वो शोर और कार्य के अंतर्गत दबता गया। यानी जो मशीनें हुआ करती थी उसका अधिकांश समय उस व्यक्ति का उन मशीनों के साथ में गुजरता था, तो वो हमेशा शोर शराबे में रहता। और दूसरी जो चीज थी वो हमेशा ही कार्य करता रहता। इसका फिर जो नेक्स्ट प्रभाव पड़ा वो वैश्वीकरण के ऊपर पड़ा। यानी जो भूमंडलीकरण है, उस भूमंडलीकरण की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे पूरा विश्व इतना आधुनिक बन चुका था, इतने आविष्कार कर चुका था, इतने परिवहन का, इतने संसाधनों का, या इतनी अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण जैसी जो प्रवृत्तियां थी वो बढ़ने लगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो अपने जो वर्तमान समय के अंदर हानिकारक जो घटनाएं हो रही है वो बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये बढ़ने तो लगी, तो लेकिन इसका क्या हुआ कि इसको संरक्षण भी तो करना है। तो पर्यावरण संरक्षण जैसी अवधारणाएं क्या होने लगी, विकसित होने लगी। फिर अगर अपन आगे टॉपिक की बात करें तो इसके अंतर्गत तो जो वैज्ञानिक है, सामंतवादी स्थान है, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया। यानी उद्योगपति की धारणा अब धीरे धीरे क्या होने लगी, विकसित होने लगी।
फिर जो अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो ये था कि जो दास प्रथा थी, दास देखो ये हुआ करता था कि वो आजीवन किसी के अधीन काम करता था, उसको किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता था, कोई वेतन भत्ता नहीं था, वो उसके पूरा का पूरा अपना जीवन उसके काम करता, लेकिन उसको मिलता कुछ नहीं था। अब इसके माध्यम से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के माध्यम से दास प्रथा कमजोर पड़ी और वेतन भोगी श्रमिक क्या होने लगे, बढ़ने लगे। अब अपन अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यानी सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र को अगर अपन छोड़ दें, तो फिर उसके बाद में अगर जो विकास हुआ वो था वैचारिक, यानी वैचारिक प्रभाव भी पड़ने लगा। वो वैचारिक प्रभाव अपन देखें कि क्या था, यानी जब धीरे धीरे पूंजीवाद का विकास हुआ तो सामाजिक विषमता बढ़ने लगी। समाज के अंतर्गत जो आर्थिक न्याय हुआ करता था, आर्थिक असंतुलन था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के अंतर्गत एक गरीब तबका विकसित हुआ, एक अमीर वर्ग विकसित हुआ। उसकी वजह से सामाजिक विषमता बढ़ी। जब सामाजिक विषमता बढ़ी तो समाजवादी विचारधारा, अपने समाजवाद का विकास बढ़ा था, तो वो वैचारिक प्रभाव था, इस औद्योगिक क्रांति की वजह से ही वो निकला था। यानी कि समाजवाद, सबका विकास हो, आर्थिक संतुलन होना चाहिए। फिर जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आया, पूंजीवाद की अवधारणा विकसित हुई, उदारवादी अवधारणा विकसित हुई। उदारवादी अवधारणा का मतलब यह था कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए, यानी ऐसी नीतियों का निर्माण करे राज्य, ऐसी कानून व्यवस्था का निर्माण करे, उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपन ध्यान रखें ये कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए। ये बेंथम का विचार हुआ करता था, महान विचारक हुआ करते थे यूरोप के। तो इन्होंने इस प्रकार की अवधारणा को क्या किया, जन्म दिया। नारीवादी जो आंदोलन था वो विकसित होने लगा, महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने लगे, महिलाओं को मताधिकार मिलने लगा, महिला संगठनों का निर्माण होने लगा, यानी महिलाओं को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, और महिलाएं जो थी वो राजनीतिक कार्यों के अंतर्गत अपनी भागीदारी निभाने लगी। दूसरी जो चीज विचारधारा निकल के आई, महिलाएं जो हुआ करती थी उनको शिक्षा से संबंधित जो ज्ञान हुआ करता था वो मिलने लगा। अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के कारण वो कारखाना जो हुआ करता था वहां पे भी धीरे धीरे क्या करने लगी, काम करने लगी। अपने आत्मनिर्भर वो धीरे धीरे बनने लगी। इसकी वजह से धीरे धीरे महिलाएं एक स्वावलंबी और एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए वो प्रेरित हुई, और धीरे धीरे समाज का क्या होने लगा, विकास होने लगा। तो इन तमाम क्षेत्रों को अगर अपन ध्यान रखें कि किस प्रकार से कौन सा विकास हुआ था, कौन कौन से अपन क्षेत्र देखे थे, हर क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, जो अपन वर्तमान समय के अंतर्गत आधुनिक जो देख रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, साम्राज्यवादी अवधारणा अपन ने देखिए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवादी जब अवधारणा विकसित हुई तो औद्योगिक पूरी क्रांति का अगर अपन एक निष्कर्ष निकाले तो इसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि वर्तमान जो जीवन है वो सुख सुविधा पूर्ण भी हुआ, लेकिन मानव के समक्ष समस्याएं भी बढ़ी, और उन समस्याओं को वो निरंतर क्या करता रहा, समाधान निकालता रहा। लेकिन जो विश्व के सामने दो प्रमुख समस्याएं आई वो समस्या काफी भयानक थी। वो अपन देख सकते हैं, एक तो प्रथम विश्व युद्ध था और एक द्वितीय विश्व युद्ध था। यानी इन दोनों विश्व युद्धों की वजह से पूरा का पूरा विश्व जो था वो संकट में था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत तो बहुत भयंकर रूप से लोगों को मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, और उसके बाद में अनेक प्रकार की महामारियां भी फैली। जो उसके बाद में प्रथम युद्ध के बाद में जो दो अन्य राष्ट्र जो असंतुष्ट हुए, उन्होंने क्या किया, द्वितीय विश्व युद्ध का निर्माण किया, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की आधारशिला उन्होंने रखी। फिर उसके बाद में आपको पता है कि परमाणु संपन्न राष्ट्र धीरे धीरे परमाणु हथियारों का विकास होने लगा, और वर्तमान समय के अंतर्गत जो विभिन्न राष्ट्र है वो इन संकटों के अंतर्गत है कि कभी परमाणु युद्ध नहीं हो जाए। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो मानव का जीवन था
वो जहां पर एक तरफ अपन देखें तो सुख सुविधा पूर्ण भी हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उसका विकास सराहनीय है, इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, और अगर अपन ने ज्यादा देखें तो इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं और नकारात्मक प्रभाव भी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मानव को प्रकृति के साथ उतना ही खिलवाड़ करना चाहिए जितना वो सहन कर सके, लेकिन प्रकृति के साथ में अगर मानव ज्यादा खिलवाड़ करेगा, उसके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करेगा, तो प्रकृति अपना हिसाब करने में कभी भी परे नहीं हटती है, वो अपना हिसाब पूरा का पूरा कंट्रोल में वापस से लेकर रहती है। तो अपन ध्यान में रखें कि औद्योगिक क्रांति का ज्यादा से ज्यादा अपन क्या न करें, दुरुपयोग न करें, क्योंकि वर्तमान समय के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के अपन देखते हैं कि इसी औद्योगिक क्रांति की वजह से वर्तमान समय के अंतर्गत क्या ओजोन परत है उसके अंतर्गत छिद्र हो चुका है, जो वहां से पराबैंगनी किरणें आने वाली है उनको मानव के लिए वो हानिकारक बन चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी है, और जो पर्यावरण है जलवायु परिवर्तन है वो काफी हद तक परिवर्तित हो चुका है। मानव के समक्ष आपने देखा होगा कि अनियमित वर्षा, कहीं पे ज्यादा वर्षा हो रही तो कहीं पे कम वर्षा हो रही है, कहीं आपको पता होना चाहिए कि सर्दियों के टाइम पे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मियों के टाइम पे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। यानी जो वातावरण का जो असंतुलन है वो इसी क्रांति की वजह से हुआ है। और जो वर्तमान समय के अंतर्गत हमेशा मानव केवल और केवल मशीनों से जुड़ चुका है, उसके मानवीय संबंध एकदम से कमजोर हो चुके हैं, तो वो केवल और केवल किसकी वजह से हुआ है, औद्योगिक क्रांति की वजह से। लेकिन अपन को ये भी नहीं बोलना है कि औद्योगिक क्रांति की वजह से मानव जो है वो काफी सुख सुविधापूर्ण अपना जीवन यापित कर रहा है और अच्छा जीवन वो जी रहा है। तो ये अपन ने देखा कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, उसका अर्थ क्या था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। एक वहां पे अपन ने पॉइंट मिस कर दिया था कि इंग्लैंड के अंतर्गत एक अपन ने और कारण देखा था कि इंग्लैंड में एक पीछे और कारण था, वो ये था कि इंग्लैंड के काफी उपनिवेश थे, यानी इंग्लैंड वहां से पूंजी को प्राप्त करता था। जैसे अपन उपनिवेश की बात करें तो अमेरिका भी उसका उपनिवेश हुआ करता था, और अपना अफ्रीका जो है वो भी उपनिवेश था, एशिया महाद्वीप के विभिन्न जो अन्य राष्ट्र हुआ करते थे वो भी उसके उपनिवेश हुआ करते थे। तो इंग्लैंड को यहाँ पे फायदा ये होता था कि वो क्या करता कि वहां से पूंजी प्राप्त कर लेता, वहां से कच्चा माल प्राप्त कर लेता, और कच्चा माल प्राप्त करके अपने राष्ट्र में क्या करता, उसको निर्मित करता, और उसी निर्मित माल को क्या करता, वो उस राष्ट्र में बेच देता और वहां से ज्यादा मुनाफा कमाता, जिसकी वजह से उसको हमेशा ही फायदा होता। और उसके पास में इतना पूंजी निर्माण हो चुका था कि उस पूरे के पूरे पूंजी निर्माण को उसने अपने उद्योगों में लगाया। उसके पास में आर्थिक जो विकास था वो चरम सीमा पे था उसका, उसके पास में आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के अंतर्गत सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो अपन इन सभी कारणों को ध्यान में रखें, उसके प्रभाव को ध्यान में रखें, और उस एक अपन ने लास्ट वाला टॉपिक और छोड़ दिया, वो अपन और देख लेते हैं। वो ये टॉपिक था कि अपने लास्ट में लिखा था कि ना औद्योगिक क्रांति किन किन राष्ट्रों में हुई। तो अपन देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति थी वो अमेरिका के अंतर्गत थी, अमेरिका के अंतर्गत भी औद्योगिक क्रांति हुई, इटली में भी औद्योगिक क्रांति हुई, जापान के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई, जर्मनी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई। तो इन राष्ट्रों के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ। और आज आपको पता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस हद तक अपना योगदान विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्गत देती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा।